बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। गुड आफ्टरनून यू ऑल स्टूडेंट्स। पिछले क्लास में स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स बतलाए थे जो कंप्लीट हो गया था, और आज स्टार्ट करने जा रहे हैं बायोमॉलिक्यूल्स जूलॉजी में। अब फर्स्ट जानना है कि व्हाट इज बायोमॉलिक्यूल्स। तो जानते ही हो कि जो लिविंग्स हैं उसमें डिफरेंट टाइप्स के मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स पाए जाते हैं। दैट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड बायोमॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स और कंपाउंड present in livings called बायोमॉलिक्यूल्स। अब इस बायोमॉलिक्यूल्स के संदर्भ में एक बहुत ही फेमस बायोकेमिस्ट लेनिंजर हैं, उन्होंने बतलाया कि बायोमॉलिक्यूल्स इज द ऑर्गेनिक कंपाउंड एसेंशियल कंपोनेंट ऑफ द लिविंग्स। रियल में लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलने वाला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लिविंग के लिए काफी एसेंशियल कंपोनेंट होता है, उसी को क्या कहते हैं? बायोमॉलिक्यूल्स। अकॉर्डिंग टू लेनिंजर, the organic compounds essential component of livings called बायोमॉलिक्यूल। आप जानते ही हो कि लिविंग्स में थाउजेंड्स ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, और ये सभी ऑर्गेनिक कंपाउंड को ही क्या कहा गया? बायोमॉलिक्यूल्स। अब ये जानना है कि हम लोग या और भी जो अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो, माइक्रोब्स हो, वो सभी लिविंग्स में किस प्रकार के या कितने तरह के एलिमेंट पाए जाते हैं? एलिमेंट तो समझ ही रहे हो, हाइड्रोजन हो, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, ये सब जितने भी एलिमेंट्स हैं जो अभी तक डिस्कवर्ड किए गए हैं, तो उसमें से कितने प्रकार के एलिमेंट्स लिविंग में पाए जाते हैं? तो लिविंग्स में एलिमेंट को जानने के लिए जो एनालिसिस किया जाता है उसको हम एलिमेंटल एनालिसिस कहते हैं, राइट? तो लिविंग्स में
एलिमेंट्स को जानने के लिए किस एनालिसिस की जरूरत होती है? एलिमेंटल एनालिसिस। यह एलिमेंटल एनालिसिस प्लांट टिश्यू सेल्स या एनिमल टिश्यू सेल्स या माइक्रोपेस्ट्स का किया जाता है। ठीक है, एलिमेंटल एनालिसिस फॉर नोइंग different element present in living. राइट तो यह एलिमेंटल एनालिसिस के लिए किसकी जरूरत पड़ी? एनिमल टिश्यू सेल्स या प्लांट टिश्यू सेल्स या माइक्रोपेस्ट का, जिसके आधार पर यह देखा गया कि लिविंग्स में लगभग 30 तरह के डिफरेंट एलिमेंट्स की जरूरत होती है उसके सारे फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी को कैरी ऑन करने के लिए। राइट कितना हुआ? अबाउट 30 एलिमेंट्स are needed for carrying out different metabolic activities in living. अब ये देखा गया कि डिफरेंट लिविंग बींग्स में लगभग यही 30 एलिमेंट्स की जरूरत होती है और सभी में इस एलिमेंट की परसेंटेज अमाउंट भी लगभग सेम होती है। राइट अब फिर ये देखा गया कि जो लिविंग में जो एलिमेंट्स हैं क्या वही एलिमेंट्स नॉन लिविंग में भी पाए जाते हैं, या जो लिविंग में जो एलिमेंट्स हैं उसकी जो परसेंटेज अमाउंट है वह नॉन लिविंग में भी क्या उसी अमाउंट में मिलती हैं। तो इस दोनों का एलिमेंटल एनालिसिस किया गया। तो नॉन लिविंग की एलिमेंटल एनालिसिस के लिए अर्थ क्रस्ट का यूज किया गया और उस अर्थ क्रस्ट से एलिमेंटल एनालिसिस के द्वारा पता किया गया कि उसमें किस किस प्रकार के एलिमेंट्स पाए जाते हैं। तो जो अर्थ क्रस्ट है उसका एलिमेंटल एनालिसिस किया गया। तो अर्थ क्रस्ट में भी सिमिलर एलिमेंट्स मिला, बहुत कुछ सिमिलर एलिमेंट्स ही मिले, लेकिन परसेंटेज अमाउंट में डिफरेंसेस पाया गया जो हम आपको इस टेबल के आधार पर बतलाने जा रहे हैं।
ये एनसीईआरटी में पढ़िएगा, उसमें ही यह टेबलेटेड फॉर्म में ये चार्ट दिया गया है। ह्यूमन बॉडी में और अर्थ क्रस्ट में जो एलिमेंट्स मिला वो कौन कौन एलिमेंट्स हैं और दोनों के परसेंटेज अमाउंट में क्या क्या डिफरेंसेज है। जैसे देखो, पहला एलिमेंट मान लो हाइड्रोजन, तो क्रस्ट में जो हाइड्रोजन मिला इसका परसेंटेज वेट क्या था, 0.14%, जबकि ह्यूमन बॉडी में हाइड्रोजन्स का परसेंटेज वेट क्या है, 0.5। नेक्स्ट दूसरा कार्बन, अर्थ क्रस्ट में 0.03%, परसेंट यहां लिख दिए इसलिए परसेंट लिखने की कोई जरूरत नहीं, और ह्यूमन बॉडी में 18.5%, राइट। नेक्स्ट ऑक्सीजन 46.6% and in human body 65%. नेक्स्ट नाइट्रोजन, अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन काफी लिटिल अमाउंट्स में मिलते हैं, वेरी लिटिल्स। ह्यूमन बॉडी में 3.3%, सल्फर 0.03, ह्यूमन बॉडी में 0.03%। नेक्स्ट कैल्शियम 3.6, ह्यूमन बॉडी में 1.5। सोडियम 2.8, ह्यूमन बॉडी में 0.2%। मैग्नीशियम 2.1, (0.1). नेक्स्ट सिलिकॉन 27.7% और ह्यूमन बॉडी नेग्लिजिबल, वेरी ट्रेस अमाउंट। अब कितना एलिमेंट दिखलाया गया है, 9, और हम आपको बतलाए थे टोटल 30, तो एनसीईआरटी में इतना ही है और इसी एलिमेंट्स का देखा गया। इससे तुमको क्या पता चलता है कि एलिमेंट तो जो ह्यूमन बॉडी में है या जो लिविंग्स में है वही एलिमेंट्स क्या है, नॉन लिविंग्स यानी अर्थ क्रस्ट में भी है, राइट। लेकिन अंतर देखो, अब इसमें से अगर तुम ध्यान से देखो तो तुमको परसेंटेज अमाउंट में सबसे ज्यादा डिफरेंस तुमको देखो किस किस चीज में मिलता है, सबसे ज्यादा तो कार्बन देखो सबसे ज्यादा अमाउंट में, माने कंपैरिजन टू सबसे ज्यादा टाइम्स ह्यूमन बॉडी में
नॉन लिविंग के अपेक्षा कार्बन जो है वो बहुत ज्यादा है। ये कितना है? 0.03%। और ये कितना है? 18%। राइट? तो ये क्या होगा? ये 18 ही है और ये 0.03%। कई 100 गुना ज्यादा लिविंग्स में कार्बन होता है, जबकि नॉन लिविंग्स में कार्बन की अमाउंट लिविंग की अपेक्षा काफी कम होती है। दूसरा फिर देखो कि हाइड्रोजन कितना है? 0.5 ह्यूमन बॉडी में, लेकिन नॉन लिविंग में कितना है? 0.14%। यानी तुम कह सकते हो कि ह्यूमन में यानी लिविंग्स में हाइड्रोजन का अमाउंट अर्थ क्रस्ट से यानी नॉन लिविंग से करीब 3 गुना से भी ज्यादा है। अब ये देख के मत समझ लेना ये 65 है, ऑक्सीजन 65, तो नॉन लिविंग में कितना है? 46। तो ये लगभग कितना गुना ज्यादा हो गया? कह सकते हो 1.5%। ये कितना है? 3%, 3 टाइम्स ज्यादा, या और भी नेग्लिजिबल्स है। लेकिन सबसे ज्यादा क्या देख रहे हो? ये कई 100 गुना है, और ये क्या है? 3 गुना से भी ज्यादा अधिक है। इससे क्या साबित होता है कि जो लिविंग्स हैं उसमें कार्बन और हाइड्रोजन की जो अमाउंट्स हैं वो नॉन लिविंग में की अपेक्षा काफी अधिक होती हैं। और तुम जानते हो कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए सब्सटेंस को क्या कहते हो? ऑर्गेनिक सब्सटेंस। तो यही कारण है कि चूंकि लिविंग्स में कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट नॉन लिविंग की अपेक्षा काफी अधिक होती हैं, इसीलिए लिविंग को हम ऑर्गेनिक बीइंग भी कहते हैं। लिविंग सो कॉल्ड ऑर्गेनिक बीइंग्स। राइट? जबकि नॉन लिविंग में क्या देख रहे हो? कार्बन और हाइड्रोजन की अमाउंट क्या है? इसकी अपेक्षा सबसे कम है। उसी तरह से देखो कि जो लिविंग्स हैं उसमें सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो क्या क्या है? कार्बन है, हाइड्रोजन्स हैं, ऑक्सीजन्स हैं, और साथ ही साथ क्या है? नाइट्रोजन है। इसलिए इस चारों को हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन, इसको लिविंग के कंटेक्स्ट में बिग 4 एलिमेंट भी कहा जाता है। बिग 4 लिविंग्स। लिविंग के कंटेक्स्ट में इसीलिए हाइड्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, इस चारों को क्या कहते हो? बिग 4। सबसे देखते हो ऑक्सीजन का परसेंटेज क्या है? सबसे ज्यादा है, 65% है। इसी तरह से कार्बन 18.5 है, नाइट्रोजन 3.3 है, और 0, यही मिल करके करीब 80 से ज्यादा % यही चारों बना देता है। इसीलिए इसको बिग 4 कहते हैं। और लिविंग को ऑर्गेनिक बीइंग क्यों कहते हैं ये भी समझे कि नॉन लिविंग की अपेक्षा लिविंग में कार्बन और हाइड्रोजन जो है कई गुना ज्यादा होता है, इसीलिए लिविंग्स को ऑर्गेनिक बीइंग्स भी कहा जाता है। सो लिविंग्स कॉल्ड एज ऑर्गेनिक बीइंग्स। समझ गए? ये एनसीईआरटी से देख लीजिएगा, अगर कहीं परसेंटेज में कहीं थोड़ा डिफरेंस आया हो तो उसी को, जो एनसीईआरटी है उसी को सही माना जाएगा। हो सकता है गलती से कहीं अगर गलती लिखा गया होगा, चेक कीजिएगा, ऐसे गलती होने की संभावना नहीं है। तो ये चीज आप समझे कि जो नॉन लिविंग है और लिविंग है
एलिमेंटल एनालिसिस से ये पता चला कि दोनों में लगभग सेम एलिमेंट्स ही मिलते हैं। ऐसे देखो, सिलिकॉन है, सिलिकॉन जो है लिविंग में क्या, नॉन लिविंग में क्या है, सबसे ज्यादा है, जबकि लिविंग्स में सिलिकॉन की अमाउंट क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। उसी तरह से यहां से देखोगे कि कैल्शियम लिविंग में 1.5 है, तो नॉन लिविंग में क्या है, 3.6 है। सोडियम, मैग्नीशियम, ये सब क्या है, लिविंग के अपेक्षा नॉन लिविंग में ज्यादा मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कौन मिलता है, सिलिकॉन 27.7%, जबकि लिविंग्स में सिलिकॉन्स नेग्लिजिबल अमाउंट में पाई जाती हैं, राइट। अब इसके जानने के बाद वी हैव टू नो, हम लोग को जानना है कि जो लिविंग्स हैं उसमें जो डिफरेंट टाइप्स के केमिकल्स हैं या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, उसको जानने के लिए जो एनालिसिस करते हैं उसको हम केमिकल एनालिसिस कहते हैं। लिविंग्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानने के लिए जिस एनालिसिस की जरूरत होती है उसे हम क्या कहते हैं, उस एनालिसिस को क्या कहते हो, केमिकल एनालिसिस, राइट। तो अब हम नेक्स्ट वो केमिकल एनालिसिस बतलाने जा रहे हैं। तो अब यही बतला रहे थे कि लिविंग्स में जो थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, उस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को जानने के लिए जो एनालिसिस करते हैं उसको क्या कहते हैं, केमिकल एनालिसिस।
To know different organic compound in livings, the analysis या experiment is called as chemical analysis. अब देखो इस केमिकल एनालिसिस में क्या होता है कि एनिमल या प्लांट टिश्यू लिया जाता है, एनिमल टिश्यू लाइक लीवर या प्लांट टिश्यू लाइक वेजिटेबल, ठीक है। तो एनिमल एनालिसिस करने के लिए एनिमल टिश्यू, लीवर का या प्लांट टिश्यू, वेजिटेबल्स का यूज करते हैं। अब इसके टुकड़ा को ले लेते हैं, ठीक है, और इसे मोटार में रख देते हैं। मोटार एक बर्तन समझ लो, इसमें लीवर या वेजिटेबल्स को रख दिया गया। और एक पैसल जिससे कोई चीज को हम पीसते हैं, राइट। इस एनिमल टिश्यू को या प्लांट टिश्यू को किस में रखा गया? मोटार में। और इस पैसल के द्वारा इसको क्या हुआ? छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया टिश्यू। तो पैसल के द्वारा, जिसको पैसल को हिंदी में क्या कर सकते हैं? मूसल, उसके द्वारा इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया गया, टुकड़ों में तोड़ दिया गया। राइट। और अब इसमें क्या किया गया? ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड डाल दिया गया। ठीक है। ग्राइंडेड टिश्यू मिक्स्ड विथ ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, जिसका फॉर्मूला क्या होता है? Cl3CCOOH, राइट। तो जब इसमें ट्राइक्लोरो एसिड डाल देंगे तो नेचुरली ये क्या होगा? एक गाढ़ा जूस का रूप ले लेगा। तब इसी का नाम क्या पड़ गया? थिक स्लरी। इस जूस को क्या कहेंगे? थिक
स्लरी, SLURRY, थिक स्लरी या जूस। फिर से समझ लो, लिविंग्स में डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाए जाते हैं, थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। इसको जानने के लिए जिस एनालिसिस करते हैं उसको क्या कहते हो? केमिकल एनालिसिस। इस केमिकल एनालिसिस में एनिमल टिश्यू लाइक लीवर या प्लांट टिश्यू लाइक वेजिटेबल्स का यूज करते हैं। इस टिश्यू को मोर्टार में रखकर इसको पेसल के द्वारा छोटे छोटे टुकड़ों में पीस दिया जाता है। उसके बाद उसमें ट्राइक्लोरोएसिटिक एसिड Cl3CCOOH डालते हैं, जिसके कारण क्या होगा? इसका एक घोल तैयार हो जाएगा जिसको हम थिक स्लरी या जूस कहते हैं, JUIC। समझ गए? अब इस जूस को हम छान लेते हैं। नेक्स्ट स्टेज में क्या करोगे? छान लोगे, यानी क्या करेंगे? फिल्टर करेंगे। तो नेक्स्ट ठीक है। अब इस जो सॉल्यूशन है, जो स्लरी है, उसको हम चीज क्लॉथ या कॉटन के द्वारा उसको क्या करते हैं? फिल्ट्रेट करते हैं, राइट? तो फिल्ट्रेट कीजिएगा तो जो भाग छन जाएगा और जो भाग इसमें छन के बच जाएगा। यानी जब फिल्ट्रेट करेंगे तो दो तरह का सब्सटेंस आएगा, प्राप्त हो जाएगा। एक हो गया फिल्ट्रेट और दूसरा जो नहीं छन पाएगा, जो कपड़ा में ही रह जाएगा, तो उसको क्या कहोगे? नॉन फिल्ट्रेट, या इसी को क्या कहते हैं? रिटेंटेट। तो जब फिल्ट्रेशन करते हैं तो दो प्रकार का सब्सटेंस हमको मिल जाएगा, फिल्ट्रेट और दूसरा नॉन फिल्ट्रेट या रिटेंटेट। जो ये फिल्ट्रेट है, नेचुरली क्या हुआ? इसमें एसिड जो हम डाले थे उसमें घुलनशील सब्सटेंस इसमें रहेगा, तो फिल्ट्रेट को क्या कहते हो? एसिड सॉल्युबल पूल
या फ्रैक्शन। और नॉन फिल्ट्रेट क्या हुआ? जो एसिड में सॉल्युबल नहीं है, यानी ये क्या हो गया? एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन। ठीक है। अब ये जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस का जब एनालिसिस किया गया, इसमें थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पाया गया। एसिड सॉल्युबल पुल, इट कंटेन्स थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब आप लोग तो केमिस्ट्री बहुत पढ़ लिए होगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड तो समझ न रहे हो। अगर कोई कह दे कि CO2 ये क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है कि इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, या CH4 ये क्या है, ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक? यार क्लास है तो नहीं जो पूछे, तो जानो CO2 क्या हुआ, इनऑर्गेनिक। CO2 इज इनऑर्गेनिक, बट CH4 क्या हुआ, ऑर्गेनिक। यानी तुम जानते होगे ऑर्गेनिक कंपाउंड उसी को कहेंगे जिसमें क्या हो, कार्बन तो हो लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन भी अवश्य हो। केवल कार्बन होगा तो उसको हम इनऑर्गेनिक नहीं कहेंगे। जैसे देखो कार्बन डाइऑक्साइड, इसमें कार्बन तो है लेकिन हाइड्रोजन नहीं है, इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज कॉल्ड एज इनऑर्गेनिक कंपाउंड। और ये जो मीथेन लिखे हैं जिसमें क्या है, CH4, इसमें कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन है, इसीलिए इसको क्या कहोगे, कार्बनिक कंपाउंड या ऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे देखते हो आप लिखते हो ग्लूकोज C6H12O6, राइट। अब C6H12O6 में देखो ये भी क्या होगा, ऑर्गेनिक। कुछ भी हो लेकिन निश्चित रूप से क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन अवश्य हो। यहाँ ऑक्सीजन भी है, मान लो दूसरा सब्सटेंस कंपाउंड होगा, नाइट्रोजन भी हो, लेकिन निश्चित रूप से क्या हो, कार्बन और हाइड्रोजन दोनों हो, तब उसी को क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब तो समझे। तो ही बतला रहे थे कि एसिड सॉल्युबल पुल में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है। इट हैज thousands of organic compounds, like amino acid, sugar, न्यूक्लियोटाइड। अभी न्यूक्लियोटाइड पढ़ाए नहीं है, लेकिन आप लोग जरूर DNA RNA में पढ़े होंगे न्यूक्लियोटाइड। DNA या RNA किसका बना होता है, न्यूक्लियोटाइड का। तो ये सभी क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। तो हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड पाया जाता है, जिसमें कुछ नाम हम क्या दिए, अमाइनो एसिड, शुगर, न्यूक्लियोटाइड। एक चीज और इस एसिड सॉल्युबल पूल में ऑर्गेनिक कंपाउंड तो है ही, साथ ही साथ इसमें बहुत से इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी पाए जाते हैं। केवल ऑर्गेनिक नहीं, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस भी इसमें पाए जाते हैं। तो नोट करके लिख दिए हैं, इट ऑल्सो contains a number of inorganic compound like sulfate, phosphate,
सल्फेट, फॉस्फेट, समझे। और ये जो नॉन फिल्ट्रेट है, जिसको रिटेंटेट या एसिड इनसॉल्युबल पूल कहते हैं, जो छन नहीं पाया, इस नॉन फिल्ट्रेट में या रिटेंटेट में क्या मिलता है? इट हैज इसमें क्या है? पॉलीसेक्राइड्स, राइट। पॉलीसेक्राइड तुम जानते होगे, पॉलीसेक्राइड क्या हो गया? दैट इज द स्टार्च, ग्लाइकोजन, ये सब आपको पढ़ाएंगे। दूसरा प्रोटीन, तीसरा न्यूक्लिक एसिड, और चौथा लिपिड। तो रिटेंटेट में क्या क्या मिला? पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड्स। ठीक है। यहां तक ये समझे। तो नॉन फिल्ट्रेट में केवल 4 ही सब्सटेंस पाया गया, जिसमें नाम क्या है? या रिटेंटेट में पॉलीसेक्राइड्स, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड, राइट। तो इस तरह से आप ये जाने, जो लिविंग्स हैं उसमें बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी हैं, कुछ इनऑर्गेनिक और साथ ही साथ बहुत से इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी पाए जाते हैं, और उसमें पॉलीसेक्राइड, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड और लिपिड ये भी पाया जाता है। लेकिन ये जो चारों हैं वो किस फ्रैक्शन में मिलता है? एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में, राइट। समझे इसको। अब ये जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, इस ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को, या जो बायोमॉलिक्यूल्स अभी आपको बतलाए ही कि जो रियली बायोमॉलिक्यूल किसको कहते हैं? द एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स फॉर लिविंग। लिविंग में मिलने वाले रिक्वायर्ड या एसेंशियल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को क्या कहते हो? बायोमॉलिक्यूल। तो अब यह जो बायोमॉलिक्यूल्स है उसको 2 प्रकार में बांटा गया है।
इस केमिकल एनालिसिस के द्वारा जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या जो बायोमॉलिक्यूल्स मिला, उस बायोमॉलिक्यूल्स को दो प्रकार में बांटा जा सकता है। यहां लिख दें बायो मॉलिक्यूल्स कार्बनिक कंपाउंड्स को दो प्रकार में बांटा गया है। एक को कहते हैं माइक्रो मॉलिक्यूल, एक का नाम हो गया माइक्रो मॉलिक्यूल और दूसरे का नाम हो गया मैक्रो मॉलिक्यूल। राइट? तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल है, जो सब्सटेंस या जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस में मिला, उसको क्या कहा गया? माइक्रो मॉलिक्यूल। राइट? तो माइक्रो मॉलिक्यूल्स किसको शो करता है? माइक्रो मॉलिक्यूल इंडिकेट एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन। अभी जस्ट पढ़ा ही, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस में हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड पाए जाते हैं। उस हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या कहोगे? माइक्रो मॉलिक्यूल। और तुम जानते हो अभी जैसे एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस में जो बायोमॉलिक्यूल्स मिला, उसका नाम क्या लिखाए थे? शुगर, अमाइनो एसिड, न्यूक्लियोटाइड्स। तो अमाइनो एसिड हो, न्यूक्लियोटाइड हो या शुगर हो, ये सब क्या हो गया? माइक्रो मॉलिक्यूल। और जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, तो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में जो सब्सटेंस मिला, यानी जो छन नहीं पाया, उसका नाम क्या दे दिया? उसको क्या कहा गया? मैक्रो मॉलिक्यूल। तो मैक्रो मॉलिक्यूल क्या हो गए? एसिड इन सॉल्युबल फ्रैक्शन। और तुम ही जानते ही हो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शंस में कौन कौन कंपाउंड था? तो पॉली सैकेराइड, दूसरा प्रोटीन, तीसरा न्यूक्लिक एसिड, चौथा लिपिड, या इसी को आप क्या लिख सकते हो? फैट भी लिख सकते हो। तो ये जो चारों कंपाउंड हुए ऑर्गेनिक कंपाउंड, इसको क्या कहोगे? मैक्रो मॉलिक्यूल। राइट? तो जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शंस में मिला, उसको माइक्रो मॉलिक्यूल, और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन है, उसको क्या कह दिया? मैक्रो मॉलिक्यूल। एक, अब तुम केमिस्ट्री में पढ़ते होगे कि मॉलिक्यूलर वेट भी लेते हैं। तो जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं, इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है, यह 18 डाल्टन से 800 डाल्टन तक होता है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट ranges from 18 to
800 डाल्टन, राइट। अब माइक्रो मॉलिक्यूल को तुम ये भी कह सकते हो कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट क्या हो, 18 से 800 डाल्टन तक हो, उसको हम क्या कहेंगे, माइक्रो। तो ये जितने ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं सभी का मॉलिक्यूलर वेट क्या होगा, 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होगा, 18 और 800 डाल्टन के बीच ही हो। समझे इसको। अब जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स है इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 से लेकर के मिलियन तक हो सकता है। इट्स मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन और मोर। इसका मॉलिक्यूलर वेट क्या है, 10,000 डाल्टन या उससे अधिक, मिलियंस भी होते हैं। या तुम कह सकते हो कि ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा हो। लेकिन जो भी देखा गया, ये जो चारों लिखे हैं, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है 10,000 डाल्टन से ज्यादा होता है, ठीक है। और माइक्रो 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा होता है। और जो माइक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता। बोलिए, चीज समझ गए होंगे। अब एक चीज यहीं पर आपको समझाना है कि अभी हम आपको कई बार बतलाए कि जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा होता है। लेकिन ये जो लिपिड है, ये जो लिपिड है, इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन से काफी कम, यानी 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं होता। नॉट एक्सीड देन 800 डाल्टन। 800 डाल्टन से इसका मॉलिक्यूलर वेट ज्यादा नहीं होता है, फिर भी लिपिड को मैक्रो मॉलिक्यूल कहा गया। ये तो कंट्राडिक्शन हो गया। अभी आपको बतलाए कि ये जो मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है वह 10,000 डाल्टन या उससे ज्यादा होगा। लेकिन यहां एक्सेप्शन क्या हो गया, लिपिड। लिपिड का लेकिन मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, नॉट एक्सीड्स देन 800 डाल्टन। यहां नोट करके लिख दें, बट the molecular weight of lipid does not exceed 800 डाल्टन। ठीक है। तो इस मैक्रो मॉलिक्यूल्स में लिपिड एक एक्सेप्शंस है जिसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन नहीं होता है, फिर भी उसको मैक्रो मॉलिक्यूल माना गया। अब क्वेश्चन आ जाएगा कि आखिर क्या कारण है कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, फिर भी इसको क्यों मैक्रो मॉलिक्यूल माना गया। यही आपको समझा रहे हैं।
ठीक है, तो लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज्यादा नहीं है, फिर भी इसको किस में रखा गया? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। इसका क्या कारण है? रीजन एक, ये जानो कि लिपिड जो है नॉन पोलर होता, आप लोग भी जानते होंगे, लिपिड जो है इनसॉल्युबल इन वाटर होता, राइट। इसका रीजन क्या हुआ? इट इज नॉन पोलर इन नेचर, और इसीलिए ये क्या होता? वाटर में इनसॉल्युबल होता, इनसॉल्युबल इन वाटर। अब तुम कहोगे कि सर वाटर में इनसॉल्युबल होने से इसको मैक्रो मॉलिक्यूल में रखने की क्या जरूरत हुई? आगे समझोगे। एक तो बतला है नॉन पोलर इन नेचर है या इनसॉल्युबल इन वाटर है, और दूसरा देखो कि यह जो लिपिड है यह कंबाइंड स्टेट में सेल में पाया जाता है, फाउंड इन combined state in cell membrane and others। तो ये सेल मेम्ब्रेन या अदर्स में क्या है? कंबाइंड स्टेट में होता है। और इसी को समझो अब कि जब हम सेल को या सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हैं, जब अभी हम बतलाए थे कि मोटर में रख करके उसको पीसते हैं, तो चूंकि यह जो लिपिड है वह तो वाटर में इनसॉल्युबल है, तो पीसने के बाद भी यह क्या होगा? पानी में तो सॉल्युबल होगा नहीं, जिसके कारण क्या है? सॉल्युबल एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में फिल्ट्रेट नहीं होता। तो लिपिड चूंकि पानी में इनसॉल्युबल है, तो डिसरप्शन होने के बावजूद भी यह जो लिपिड है इनसॉल्युबल वाटर इनसॉल्युबल ड्रॉपलेट में टूट जाता है, यानी वेसाइकिल्स का रूप ले लेता है। और ये वेसाइकिल्स क्या होता है? एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में नहीं जाकर के ये क्या हुआ? रिटेंटेट में ही रह जाता है। चूंकि ये पानी में या घुलनशील तो है नहीं, तो पानी में घुलनशील है नहीं, इसलिए यह एसिटिक एसिड के जूस में जो ये है, तो यह जो है फिल्ट्रेशन के बाद एसिड सॉल्युबल पूल में नहीं जाता है, यह किसके साथ रह जाता है? प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड या पॉलीसेक्राइड के साथ साथ ये क्या है? रिटेंटेट के साथ ही रह जाता है। क्योंकि जो पानी में घुलनशील होगा वही न छन जाएगा, क्योंकि लिपिड पानी में घुलनशील है ही नहीं, इसलिए छन नहीं पाता है। और जब भी रहता है तो यह किसके साथ? रिटेंटेट के साथ। इसीलिए इसका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से कम है, फिर भी इसको हम क्या कर रखते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स में। तो वही लिखे हैं, फाउंड इन कंबाइंड स्टेट इन सेल मेम्ब्रेन अदर। So after disruption समझ ही गए, जो टिश्यू सेल्स को महीन महीन पीस में तोड़ा गया। So after disruption it forms water insoluble वेसाइकिल्स। टूटने के बाद लिपिड क्या बना दिया? इनसॉल्युबल वेसाइकिल्स। और जो क्या हुआ? रिटेंटेट के साथ क्या होता है? अलग हो जाता है। दैट गेट separated along with retentate।
जो रिटेंटेट के साथ क्या हुआ, अलग हो जाता। और बतलाए भी थे कि जो एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन में है उसको माइक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, और जो एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन या रिटेंटेट में मिलता है उसको क्या कहते हो, मैक्रोमोलिक्यूल। यही कारण है कि लिपिड का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से अधिक नहीं होने के बावजूद भी इसको मैक्रोमोलिक्यूल्स में रखा गया, चूंकि यह पानी में घुलनशील होता, पानी में इनसॉल्युबल होता है, अतः यह एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ नहीं जाता है, ये अपने आप को हमेशा एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन के साथ ही रखता है, इसीलिए इसको मैक्रोमोलिक्यूल कहा गया, राइट। लेकिन यही एनसीईआरटी में दिया गया एक टर्म दिया गया है लिपिड के लिए कि चूंकि लिपिड में का मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से अधिक नहीं है, जबकि मैक्रोमोलिक्यूल का मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन या उससे अधिक होता है, इसीलिए लिपिड को नॉट स्ट्रिक्ट मैक्रोमोलिक्यूल कहते हैं, ठीक है, एकदम कंफर्म मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ठीक है, इसीलिए लिपिड नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल। समझे इसको? चूंकि मैक्रोमोलिक्यूल के लिए दो कंडीशन, एक तो जो रिटेंटेट में होगा वो सबको मैक्रोमोलिक्यूल कहेंगे, तो लिपिड क्या है, रिटेंटेट में है, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन में है, इसलिए लिपिड को मैक्रोमोलिक्यूल कहा गया। लेकिन फिर जानते हो कि जो मैक्रोमोलिक्यूल है उसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन होना चाहिए, लेकिन चूंकि इसका मॉलिक्यूलर वेट 10,000 डाल्टन नहीं है, इसलिए इसको लिपिड को lipid is not considered as a strict macromolecule. Lipid not considered as a strict macromolecule. ठीक है, इसलिए इसको एकदम कन्फर्म मैक्रोमोलिक्यूल नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी ये क्या मैक्रोमोलिक्यूल है। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ लिपिड इज नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल्स। समझ गए इसको? अब नेक्स्ट इसके बाद बतलाने जा रहे हैं ठीक है, यहाँ तक लिपिड आपको बतला दिया। अब टाइम ओवर हो गया, नेक्स्ट क्लास में अब हम दूसरा टॉपिक इसी को पढ़ाएंगे। ओके।